इसके बाद हम एक जानकारी लेते हैं विदेशी विवरणों के बारे में, जिसमें हम ले सकते हैं मेगास्थनीज की इंडिका को और टॉलमी की जियोग्राफी को और प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका को। साथियों ध्यान रखें, इन विदेशी विवरणों से हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। हमने पूर्व बताया कि हम वर्तमान जो स्वरूप आज देखते हैं वह विकसित स्वरूप शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। इस सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी सभ्यता सबसे पहले 1924 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में पता चली। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। अब तक इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों का पता लग चुका है। इनमें से 721 स्थल भारत में हैं, मगर खुदाई केवल 12 स्थलों पर ही हुई है। इस संस्कृति के 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदाड़ो। साथियों ध्यान रखें, मोहनजोदाड़ो यानी जिसे कि हम प्रेतों का टीला इस नाम से भी जानते हैं, दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर हैं। दोनों सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। तीसरा नगर हमें मिला है सिंध में मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में, जो कि चहुंदड़ो स्थल पर है। चौथा नगर गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल पर। लोथल का अर्थ गुजराती में है मृत्यु। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा। ध्यान रखें, कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियां। छठा नगर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में। हड़प्पा कालीन अवशेषों को हम देखते हैं कि कच्ची ईंटों के चबूतरे, सड़कों और मोरियों के अवशेष सुतका गेंडोर और सुरकोतड़ा। साथियों ध्यान रखें, सुरकोतड़ा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था के स्थलों में गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी सम्मिलित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले हम लेते हैं नगर योजनाओं और संरचनाओं की जानकारी। नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। भवन जाल की तरह विन्यस्त थे। साथियों, सन 1921 से पूर्व हम अपने इतिहास का आरंभ आर्यंस के आगमन से करते थे। जैसे ही हम 1921 में पता चला कि हमारे भारत का इतिहास आर्यंस से न होकर के बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता से है, तो एक तरह से देखा जाए तो भूचाल आ गया। भारतवर्ष संसार की समस्त उन सभ्यताओं से जुड़ गया जिनमें कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में भारत को भी एक स्थान प्राप्त है। 1921 के बाद भारत का इतिहास दोबारा से लिखा गया। जो नगर योजनाएं आज हम अपने यहाँ देखते हैं, उनसे अच्छी योजनाएं उस वक्त की हमें देखने को मिली हैं। आज भी हमारे यहाँ की सड़कें उतनी यानी कि ग्रिड प्लानिंग के आधार पर नहीं है, यानी कि सड़कें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर नहीं काटती हैं, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें देखने को मिला है कि उनकी सड़कें ग्रिड प्लानिंग पर आधारित थी। आइए नगर योजना और उनकी संरचनाओं के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से हम प्राप्त करते हैं। हमने अभी बताया कि नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां उनका शासक वर्ग का परिवार रहता था। दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। भवन जाल की तरह विन्यस्त थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न था। हड़प्पा नगर की संरचना बृहत्तम संरचनाओं में आती है। बड़े बड़े भवनों के स्मारक इस बात का प्रमाण है कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। मोहनजोदाड़ो में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल का पता चला है जिसे हमने नाम दिया है विशाल स्नानागार का, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों की स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। साथियों, यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। जैसा कि हम जानते हैं, आज भी भारतवर्ष में हमारे ग्रामीण परिवेश में पक्की ईंटों का एक अभाव देखने को मिलता है। और हम कह सकते हैं आज से लाखों वर्ष ईसा पूर्व
भारत में पक्की ईंटों का प्रचलन बड़े जोर शोर से था। सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी के अंतर्गत फिर हम लेते हैं उस वक्त की कृषि के बारे में जानकारी। साथियों ध्यान दें, पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। जैसा कि हम आज जानते हैं कि यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जो आज हमारा एक रेगिस्तान बना हुआ है। इस प्रदेश की उर्वरता का एक विशेष कारण सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों पर छोड़ जाती थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण और वहां के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही हम कह सकते हैं सिंधु नदी ने सिंधु प्रदेश का निर्माण किया और वहां के लोगों का भरण पोषण किया। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। कालीबंगा में कूड़, जैसा कि आप समझ गए होंगे, हल्की एक रेखा देखी गई है। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, परंतु इस फल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं है। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों आदि अनाज पैदा करते थे। गेहूं और जौ दो किस्म के उगाए जाते थे। बनावली में मिला जौ बढ़िया किस्म का है। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे। साथियों, कृषि के बारे में जानकारी लेने के पश्चात अब हम अनाज के कोठारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार। यह 45.71 मीटर लंबा और 75.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पांतों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। इन कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। इनका उपयोग फसल दावने के काम में होता था, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। साथियों, ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग, नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सूखी हुई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था और सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय भी हिंदुस्तान में या कहीं भारतवर्ष में सिंधु सभ्यता के लोगों को है। या हम कह सकते हैं विश्व में सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्धृत है। जल निकास प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। नगर के हर मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थीं। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थीं। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे यानी कि मैनहोल भी बने थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। संभवतः क्रीट द्वीप के कोशस नगर को छोड़कर प्राचीन युग के किसी भी अन्य नगर में जल निकास का ऐसा उत्तम प्रबंध देखने को नहीं मिलता। अब हम एक जानकारी लेते हैं राजस्व के बारे में। किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और वह पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम करने के लिए कोठारों में जमा किया जाता था। साथियों ध्यान दें, मेसोपोटामिया के नगरों में मजदूरी में जौ दिया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अब हम एक जानकारी वहां के पशुपालन के बारे में लेते हैं। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, बिल्ली, कुत्ता, कुबड़ वाला सांड, गधा, ऊंट, हाथी आदि पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। ये लोग गधे और ऊंट पर बोझ ढोते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदाड़ो की एक ऊपरी सतह से लोथल में मिला है। यहाँ एक संदिग्ध मृतिका यानी जो टेराकोटा से बनी है और गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोतड़ा से मिला है। सुरकोतड़ा में घोड़ों के अवशेषों के मिलने की जो रिपोर्ट हमें मिली है, उससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा काल में इस पशु के प्रयोग का आम प्रचलन नहीं था। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था। ये गैंडे से भी परिचित थे। साथियों ध्यान रखें, गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगरवासियों के बारे में नहीं है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं
और देखते हैं कि कांसा तांबे में टिन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। हालांकि यह बलूचिस्तान से ही मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और यहाँ पर विशेष बात है, टिन की कुछ पुरानी खदानें बिहार के हजारीबाग में भी पाई गई हैं। ये प्रतिमाएं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाए जाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरी और बर्छा। बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। मोहनजोदाड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें बनती हैं कि स्थापत्य एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मुद्रा निर्माण और मृतिका निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे।